नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तारीख के ऐलान से पहले चुनावी गर्मी बढ़ गई है। सभी दल वोटर्स को साधने में लग गए हैं। विशेषकर आदिवासी वोटों पर नजर है, जो अब लगातार हम देख रहे हैं कि मुद्दा भी बनता जा रहा है। और अभी जो खरगोन का मामला सामने आया था, उसमें भी जो कार्रवाई हुई है उसको भी चुनाव के नजर से ही देखा जा रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। सभी पार्टियों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। आदिवासी वोट की बात करें तो आदिवासी उपचुनाव के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाने की राह भी है। एमपी में 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2 दर्जन से ज्यादा सामान्य सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा। कांग्रेस ने 29 आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। 1990 में बीजेपी की सुंदरलाल पटवा सरकार बनी थी। आदिवासी सीटों पर बीजेपी को मिली बड़ी जीत के कारण संभव हुआ था। 1993 में आदिवासी वर्ग ने कांग्रेस का रुख किया तो कांग्रेस की सरकार बनी। 2003 के चुनाव में आदिवासी वर्ग फिर से बीजेपी की तरफ मुड़ गया। 2008 और 2013 में बीजेपी के साथ बना रहा और बीजेपी सरकार सत्ता में आई। आंकड़ों से साफ है कि दल कोई भी हो, सत्ता में आना है तो आदिवासियों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। इसलिए कोई भी दल हो, आदिवासियों को साधने की कोशिश में लगा रहता है। खरगोन जिले में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हुई तो विपक्ष मैदान में कूद पड़ी, तो सरकार की भी सख्ती दिखी। पहले जांच के आदेश दिए, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया और अब जिले के एसपी का तबादला कर दिया। खरगोन जिले के बिस्टान में हुई घटना में हमने पहले ही, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई थी, हमने पहले ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। लेकिन ठीक सुपरविजन ना होने के कारण, लैक ऑफ सुपरविजन के कारण, हमने एसपी को भी हटाने का फैसला किया है। घटना की न्यायिक जांच हो रही है। न्यायिक जांच के आधार पर जो तथ्य आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, सीएम ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। उपचुनाव वाले इलाके का दौरा कर रहे हैं, विकास योजनाओं के ऐलान कर रहे हैं, साथ ही विकास के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दे रहे हैं। 5 साल पहले कोई दूसरी स्वीकृति हुई थी क्या? उसका क्या हुआ? एक मैं तत्काल निर्देश दे रहा हूँ, 5 साल पहले जो स्वीकृति थी उसकी जांच करवाओ, और अगर उसमें गड़बड़ हुई है तो कार्रवाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस निशाना साधने में जुटी हुई है। आज मध्य प्रदेश में केवल चुनावी रणनीति के तहत, चुनावी घोषणाओं की बरसातों के साथ रेगांव में एक सीएम राइज स्कूल खुलने वाला है। इसकी घोषणा होने वाली है। खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये तो मैया के लोग बताएंगे कि वहाँ पे मिनी स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं बनी। उपचुनाव से पहले आदिवासी वोटों को लेकर सियासी घमासान मचा है। क्या सियासी दलों को आदिवासियों की चिंता है या वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं? क्या आदिवासियों की चिंता से उनका विकास हो रहा है? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सनवर पटेल जी हैं, बीजेपी के नेता। और ब्रजेश पांडे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर जी, डिबेट की शुरुआत आज आपसे ही। एक तरफ जो मामला सामने आया खरगोन से, उस पर कार्रवाई हुई तो उसको इस नजर से देखा जाता है कि एक दबाव में है कि आदिवासियों को साधना है। कांग्रेस जिस तरीके से मुद्दा उठा रही थी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक जांच दल बना दी और सख्त कार्रवाई की मांग की, उसका ये दबाव था कि आगे कार्रवाई हुई। और दूसरा ये कि जो अब तमाम कार्यक्रम होने शुरू हुए हैं, इसको भी केवल घोषणाएं बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए लोकेन जी,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संजीदा मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो लगातार पूरे 52 जिलों में चलने वाली है। अब खरगोन की घटना का जहां तक सवाल है, खरगोन की घटना जो निंदनीय है, अति निंदनीय है और इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन सरकार ने तत्काल उस पर कार्रवाई करने का काम किया है। सबसे पहले उन्होंने उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जो सीधे तौर पर इसके जिम्मेदार थे और उसके बाद देखा कि सुपरविजन में कमी है तो तत्काल एसपी जो वहां के हैं उनको भी वहां से हटाने का काम किया। अब हमारे काबिल मित्रों ने कह दिया कि वहां पर तो चुनाव इसलिए किया, उज्जैन में जहरीली शराब कांड हुआ था तो सभी पुलिसकर्मियों के साथ साथ एसपी को हटाने का काम हुआ नहीं हुआ। श्योपुर में अभी जब बाढ़ के बाद स्थिति जरा सी भी 19-20 हुई तो तत्काल एसपी और कलेक्टर को हटाने का काम हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है। ये जनहितैषी कामों में, जनता के आंसुओं को पोंछने के कामों में तत्काल सबसे पहले आगे खड़े रहने वाली सरकार है। अब रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष अपने हिसाब से आरोप लगाने का काम उसकी आदत बन चुकी है, जबकि उनको सकारात्मक कामों में आगे आना चाहिए, उनको रचनात्मक कामों में आगे आना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का वो 40 रुपए से लगाकर 400 रुपए तक बढ़ा दिया, लेकिन एक बयान नहीं आया। कांग्रेस का बयान आता है भ्रम फैलाने के लिए, कांग्रेस का बयान आता है वैमनस्यता फैलाने के लिए, और बयान आता है ट्वीट करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस कुछ ज्यादा करती नहीं। ठीक, ब्रजेश पांडे जी जवाब दीजिए सर। हर चीज में सियासत, आप लोग ही तो मांग कर रहे थे कार्रवाई होनी चाहिए, अब कार्रवाई हुई, बड़े पुलिसकर्मियों को भी उसमें जिम्मेदार माना जा रहा है, तो अब इसको सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। तो केंद्र साहब, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के अपने काबिल प्रवक्ता मित्रों को सुनता, मैं इनको रामचरितमानस की वो चौपाई याद दिलाना चाहता हूँ जो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कहा है कि मत कीरित गत भूत भुलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सुख जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आस पाऊ। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मुखिया को जब चुनाव की बेला आती है, जब भी चुनाव की घोषणा होने वाली होती है, तब समाज के हर वर्ग का दुख चिंतन याद। आप मुझको बताइए, जो घटना सिर्फ खरगोन की घटना हुई, उसके बाद आपने एसपी को हटाया, तब हटाया जब कांग्रेस पार्टी ने डिमॉन्स्ट्रेशन। इसके पहले आप रैगांव पहुंचने पर आप एक अकेली महिला से डर गए। वहां की महिला कांग्रेस की महामंत्री को आपने आज मैं आश्चर्यचकित था, सारे दिन इस वीडियो को देख रहा था, वहां की महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी को पुलिस की अभिरक्षा में रख दिया गया, कहीं किसी तरह का प्रदर्शन। ये आपकी सरकार है। आप विकास कार्यों में गड़बड़ी की अगर बात करें तो एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। मध्य प्रदेश की जिस अंचल पे शिवराज सिंह जी 3 दिन से जा रहे हैं, ये वही सारे अंचल हैं। लोकेश साहब, आप बड़े विद्वान एंकर हैं समूचे मध्य प्रदेश में, जिन जगहों पे चुनाव के समय ही इनको सब चीजें याद जाती है। उस गरीब को रोटी याद नहीं आती है जिसके लिए ये बात करते हैं। आज जाकर के लोकेश साहब इन्होंने कह दिया कि हमने तो सवर्णों के आरक्षण के लिए भी सोचा है, और शायद ये भी भूल जाते हैं जब इन्होंने इसी रैगांव में, इसी मैहर में आके कहा था कि कौन माई का लाल इस आरक्षण। दो मुही बात करना अगर किसी से आता है पी और उनकी मुखिया से। नहीं, जब सरकार होती है ब्रजेश, एक बात बताइए, जब किसी की सरकार होती है, आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग भी तो जाकर वहां ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, और आप लोग की इतनी जगह सरकार रही है, घोषणाएं तो सर हर सरकार करती है, हर जगह नारियल फूटते हैं, और खासकर चुनाव के जब नजदीक होते हैं तो ये जाहिर बात है होता है। जिस शिवराजपुर में बरगी बात को लेकर के इन्होंने कहा कि इसका पर स्टेशन बनाया जाएगा, शिवराज सिंह जी ने एक बड़ी घोषणा किया कि 2023 तक ही हो जाएगा, उसकी घोषणा एक इनके मंत्री पहले भी जाके कराए। हम समझते हैं जिस टोटी वाले नल की बात कर रहे हैं, जिस शुद्ध पेयजल पानी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये बातें वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष भी कह चुके हैं, लेकिन गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति के पास आज तक नल के पानी की एक बूंद नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज उन्होंने रैगांव में कह दिया कि 300 करोड़ रुपए में गेहूं और 150 करोड़ रुपए में धान का समर्थन मूल्य।
मैं इनसे पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता कि मुख्यमंत्री जी इस बात को आप कितनी बार दोहराएंगे? आप वही बातें कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में थी, जो माननीय कमलनाथ जी ने शुरू किया था, आप और आपकी सरकार में आकर के उस पर रोड ब्रेकर लगा। इससे बचना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो कल्याण की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, मध्य प्रदेश की सरकार लगभग हर बिंदुओं पर फेल हो चुकी है। आप कभी कहते हैं, आप और इनकी सरकार के मुखिया कभी कहते हैं कि साहब पकौड़ा तल के देश का बेरोजगारों की रोजगारी। कभी इनकी नेता कहती हैं कि लॉटरी शुरू करा दीजिए जिससे कि बेरोजगारों का रोजगार। ये IIT, IIM से पढ़ करके लड़के जो निकलते हैं इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके, लॉ की बड़ी डिग्री लेकर, उनके मनोमस्तिष्क में इसका कितना बुरा असर पड़ता है योगेंद्र साहब। और आप सोचिए, जिनके माँ बाप इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ा करके तैयार करते हैं, जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो जाते हैं, जब उनको रोजगार नहीं मिलता तब उनके दिल के अंदर की तड़प ये और उनकी सरकार नहीं समझ रही। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। पारदर्शिता इनकी बातों में नहीं है, योग्यता, दक्षता, गुणवत्ता कोई मूल्यांकन नहीं। इस तरह से मध्य प्रदेश की 7.5 जनता को। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, देखिए चुनाव है और हम देख रहे हैं कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, चाहे वो आदिवासी हों या फिर अभी हमने देखा कि जो सामान्य लोग हैं उनकी भी बात सामने आ रही है कि उनके लिए भी अलग से काम किया जाएगा। तो क्या हर वर्ग को साधने की कोशिश है इस वक्त? जी लोकेन जी, जब कोई रूलिंग पार्टी इलेक्शन की तरफ जाती है तो उसके लिए, बल्कि अपोजिशन पार्टी दोनों के लिए एक एक वोट का बड़ा महत्व होता है और वो प्रयास करता है कि हम हर वर्ग के वोट को अपनी तरफ आकर्षित करें। चूँकि आज मौका है कि रूल में भाजपा है, तो भाजपा अपना प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से कोई भी वर्ग हमसे खिसक ना जाए। 2018 में आपने देखा होगा कि भाजपा को एक हार का सामना करना पड़ा और एक बड़ा थिन मार्जिन से भाजपा हारी है, आपने देखा होगा। और कांग्रेस थिन मार्जिन से जीती है और भाजपा जरा से वोट से हारी है। यहाँ इसका मैं, जबकि वोट परसेंटेज देखा जाए तो भाजपा का ज़्यादा रहा, लेकिन बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसके पीछे क्या रहा। इसके पीछे कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग भाजपा से नाराज हुआ, SC वर्ग भाजपा से नाराज हुआ, जिसका खामियाजा शिवराज सिंह चौहान को अपनी सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है, अगर हम 1956 के बाद से मध्य प्रदेश के इलेक्शंस देखें तो भाजपा और दूसरे जनसंघ या कांग्रेस, जनसंघ या फिर बाद में भाजपा या जनता पार्टी या सम्मिश्र सरकार जो बनी है, वो बस वही उन्हीं के बीच में यहाँ, यानी कि यहाँ पर 2 मेन पार्टीज रही हैं, कांग्रेस और दूसरी राइट विंग्स। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब जब मध्य प्रदेश में, अब अविभाजित मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि जब जब हम, अगर रिजल्ट कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो उसके पीछे पूरा कारण, जब 320 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे उस समय छत्तीसगढ़ एक बड़ा मार्जिन लेके आता था। यानी कि छत्तीसगढ़ की केवल 29 आदिवासी रिजर्व सीट नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 90 सीट्स में कांग्रेस बड़ी बढ़त लेकर आती थी और सत्ता में आ जाती थी। 2000 के बाद विघटन हुआ, दो अलग अलग राज्य बने। उसके बाद आपने देखा होगा कि राज्य बनने के बाद से 2000 के बाद से 2003 में फिर इलेक्शंस हुए और 2003 में भाजपा आ गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ पार्ट चला गया मध्य प्रदेश से। उधर छत्तीसगढ़ का जो वोटर था वो कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा की तरफ चला गया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस का वोट, आदिवासी वोट घटता गया। बीच में थोड़ा सा बढ़ा तो सीट्स भी बढ़ी, लेकिन 2018 में जब कांग्रेस को आदिवासी वोट बहुत मिल गया, यानी उस इलाके से 47 में से 30 सीटें ST की हैं इस समय कांग्रेस के पास, और बकाया की सीटें 17 सीटें भाजपा के पास है। तो कांग्रेस 2018 में 17 आ गई सत्ता में। तो यहाँ पर जो शिवराज सिंह जी का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं आदिवासी वोटों को, ना केवल ये 4 जो बाई इलेक्शन होना है, इंक्लूडिंग 1 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और खंडवा बुरहानपुर, उसको शामिल करते हुए 3 अन्य जो राज्य असेंबली सीट्स पर चुनाव होने हैं उनका फोकस है, और इसके माध्यम से वो 2023 को भी फोकस कर रहे हैं।
और कांग्रेस के अलावा अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा की एक चीज की मैं तारीफ मुझे करना पड़ेगी कि भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है। मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा सत्यप्रकाश शर्मा जी, कर रही है कि जो जैसा इस वक्त नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में, क्या कांग्रेस अपना जो एजेंडा है उसको सेट करने में कामयाब हो पा रही है और उसको फॉलो अप कर रही है बीजेपी? पहले आदिवासियों का एजेंडा, ओबीसी का एजेंडा, जनरल का एजेंडा, और कोशिश ये हो रही है कि सरकार की तरफ से भी कि कोई वर्ग नाराज ना हो जाए। जी देखो, आपको मैं 2019 में जब ओबीसी वर्ग को कमलनाथ ने 27% आरक्षण देने का एक कानून बनाया तो ये बात मान के चली, भले उनकी सरकार 2020 में गिर गई, लेकिन कमलनाथ या मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी की बड़ी हितैषी पार्टी के रूप में उभरी। और ये उस समय और ज्यादा हाईलाइट हो गया जब खुद बीजेपी की गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में जो पिटीशन 29 पिटीशंस लगी हैं इस 27% रिजर्वेशन के अगेंस्ट, उनमें जब सरकार ने खुद हलफनामे में लिखा कि मोर देन 50% पॉपुलेशन ओबीसी वर्ग की है, तो एक तो ओबीसी के लिए मैं आपको बताऊं यहां से शुरू हुआ खेल। अब दूसरा मैं बताऊं 2018 की थोड़ा सा एक आपको उदाहरण देता हूं कि 2018 में ग्वालियर चंबल संभाग ने भाजपा को सबसे बड़ा धोखा दिया। उसके पीछे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको देखा कि एससी एक्ट में जो SC/ST एक्ट में जो अमेंडमेंट किए थे, उस अमेंडमेंट के अगेंस्ट इस संभाग में पूरे देश में आंदोलन किए आखिरकार, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई। और उसमें जिसके जो 8 लोग मारे गए उसके कारण यहाँ का जो SC वर्ग है वो भाजपा से नाराज हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। भाजपा को ये SC वर्ग वोट कर रहा था, जिसके कारण ग्वालियर चंबल संभाग में भी हारी। और ग्वालियर चंबल संभाग में हारने के कारण ही शिवराज सिंह जी ने मुरैना की एक मीटिंग में कहा था कि अगर आप लोग मुझे जरा सा साथ दे देते तो मामा आज विपक्ष में नहीं होता। ये उन्होंने कहा था अपने उद्बोधन में। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अब भाजपा इन सब चीजों से जली हुई बैठी है, तो वो तो फूक कदम रख रही है। बिल्कुल वो चाहती है कदम रखे जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं सत्यप्रकाश शर्मा जी, भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के इंटरनली मैं जवाब ले लेता हूं सनवर पटेल जी से। सनवर पटेल जी, एक तो ये कि क्या जो एजेंडा सेट हो रहा है उससे दबाव में है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा ये कि आज ही कहना पड़ा सीएम को भी कि 5 साल पहले अगर कोई घोषणा हुई है तो निकालिए कि जो स्वीकृतियां हुई उसमें क्या काम आगे हुआ है। यानी कि ये माना जाए कि घोषणाओं को अधिकारी पूरा नहीं कर रहे हैं, लेट लतीफी होती है, योजनाओं को आगे बढ़ाने में घोषणाएं तो हो जाती हैं लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाती हैं वो चीजें। देखिए, मैं एक एक बात का जवाब देना चाहता हूं लोकेंद्र जी। मैं सत्यप्रकाश जी की इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में रहते हैं, वो सक्रिय मोड में रहते हैं। अब उसमें अगर उपचुनाव आते हैं तो स्वागत है, उपचुनाव में भी हम सक्रिय रहेंगे। देखिए, जहां तक बात है कि आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर पर जाने की, तो क्या जबलपुर में कोई चुनाव है? 18 तारीख को जबलपुर में एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। रघुनाथ शाह जी और शंकर शाह जी जो आदिवासी महापुरुष थे, उनकी स्मृति में जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी उसमें रहने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये काम है कि वो लगातार लोगों के बीच में बनी रहे और लगातार लोगों के बीच में जाकर काम करे। हमारे काबिल मित्र ने कहा था, कांग्रेस के मित्र सम्मानीय ब्रजेश पांडे जी ने, उन्होंने कहा था कि इन्होंने स्वर्ण की बात कही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि स्वर्ण गरीब निर्धन आयोग किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उसके पहले अध्यक्ष आयोग के बाबूलाल जी जैन हुए। अभी आपने देखा 2 दिन पहले भी सम्मानित चौबे जी को उसमें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब हितैषी पार्टी है, गांव गरीब और किसान की पार्टी है। और जैसा उन्होंने कहा कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए SC/ST के लिए एक एक्ट बना दिया, वो कानून बना दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल उसकी चिंता करते हुए एट्रोसिटी एक्ट को लेकर आई। अब हमारे काबिल मित्र कांग्रेस के मित्र ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया मंदी के दौर से, कोरोना जैसा प्रतिकूल माहौल ना हमने पहले कभी देखा,
ना ईश्वर हमको कभी दिखाए। लेकिन एक बात बताइए, सरकार ये मानती है ना, लेकिन ऐसी स्थिति में भी मेरी कोई बात सनवर पटेल जी, सरकार ये मानती है कि आर्थिक बजट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इस वक्त सरकार का, स्वरोजगार की ओर ले जाएगा। उस समय में ये जो घोषणाएं अब हो रही हैं, तो क्या गारंटी है ये पूरी होंगी? निश्चित रूप से पूरी होगी। आप देखिए, आज से 17 साल पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश, 17 साल पहले की सड़कें देखिए। जब मध्य प्रदेश की सीमा में लोग आते थे तो रोड के गड्ढों से पहचान जाते थे। सड़कों को लेकर तो अभी नाराजगी जताई ना मुख्यमंत्री ने, यानी कि अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये सड़कों का जाल 17 साल में बिछा के नहीं, आप ही बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूं नाराजगी अभी जताई थी, नहीं जताई थी खुद मुख्यमंत्री। पानी की स्थिति देखिए, कितने हेक्टेयर में आज से 17 साल पहले कृषि का सिंचित हेक्टेयर था और आज कितना हुआ है। भाई ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कहीं गड्ढा होगा उसको ठीक भी करवाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे इतने संजीदा मुख्यमंत्री है कि खुद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आप ही के चैनल पर हमने देखा है, और हम डिबेट में बैठे हैं कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, संजीदगी की सरकार है, ये चिंता करने वाले मुख्यमंत्री ये ठीक बात है, लेकिन सवाल ये है ना सनवर पटेल जी की कोई समय सीमा तो हमें देनी होगी। निरंतर काम चलते रहे, ऐसा नहीं होता है सर कि एक योजना की घोषणा आज हुई और वो 10 साल बाद पूरी हो, 15 साल बाद पूरी हो, या फिर उसमें केवल टोकन मनी रख दी जाए कुछ पैसों की, तो उससे काम नहीं चलता है ना। बिल्कुल गलत बात है। पूरी तरह से मॉनिटरिंग होके और समय सीमा के अंदर काम किए जा रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की स्वीकारोक्ति बढ़ी है। जैसा हमारे काबिल जो मित्र हैं, पत्रकार साथी, उन्होंने कहा है कि इन 4 चुनाव में पिछले, अगर 2018 में भी वोटों का प्रतिशत देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वोटों का प्रतिशत दिखता। मैं जवाब ले लेता हूं। ब्रजेश पांडे जी, अगर इतनी चिंता है इन तमाम वर्गों की, तो अब ये जो 4 सीटों पर चुनाव होंगे, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि इन्हीं वर्गों से आप कैंडिडेट खड़े करने वाले हैं? लोकेंद्र साहब, मुझे अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र के तर्कों पे बड़ी खुशी आई। उन्होंने जितनी बातें कही, इनका सबका मैं बिंदुवार जवाब दूं। सवाल यह है कि गड़बड़ी इंजन में है, बदल रहे हो आप डिब्बे। जिस तरह से आजकल बीजेपी में दौर चल निकला है, आप देखिए कि हर जगह जिस तरह सीएम बदले जा रहे हैं, इस तरह इस बार के चुनाव में भी संघ के इन लोगों ने अपने संसद मंत्रियों को बदल दिया। वो चीजें ठीक है, वो कांग्रेस में भी है सर। अब मैंने जो सवाल पूछा, क्योंकि समय कम है, बस उसी बिंदु पे थोड़ा सा समय कम है, उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ईमानदारी से कहीं ये नहीं बता रहे हैं जाकर के कि कोरोना से कुल कितने लोगों की मौत हुई, ये नहीं बता रहे हैं कि हमने कितने इस महंगाई को किस तरह हमने दूर किया या नहीं किया, ये नहीं बता रहे हमने कितने बेरोजगारों को रोजगारी दूर किया, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा नहीं करते। मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आता है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, कुछ जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। मेरा सीधा सा ये कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इस बात को चेतना पड़ेगा कि जनता की आवश्यकता क्या है। कोरोना के बाद आप किसी चीज में टैक्सेशन नहीं घटा रहे हैं। मैं जवाब ले लेता हूं इस पर सत्य प्रकाश शर्मा जी से। सत्य प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि जो मेन इशू है उसको छुआ जाएगा इस चुनाव में, और खासकर कोविड एक बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि इन जनप्रतिनिधियों को कोविड की वजह से हमने खोया जहां जहां उपचुनाव हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने लोकेश जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वाकई ये दिख नहीं रहा है, जबकि ये चारों जनप्रतिनिधि अगर जिनकी अनटाइमली डेथ हुई है, उसका कारण कोविड ही है, जिसके कारण लोग उसमें जा रहे हैं चुनाव मोड में और ऐसे कोविड में। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ये मुद्दा नहीं दिख रहा है, जबकि ये मुद्दा लोकल में बहुत हावी होगा। क्योंकि आपको बताऊं, जब कोई अप्राकृतिक किसी की डेथ होती है, उसके कारण उसके परिवार के प्रति सिंपैथी भी बनती है लोगों की। एक चीज मैं आपको बताऊं, दूसरा क्या होता है कि लोगों को ये भी लगता है कि ये व्यक्ति किसके कारण गया है और उसके लिए सरकार का क्या मैनेजमेंट रहा, क्या अरेंजमेंट्स रहे। कहीं ना कहीं अगर सरकार इस मामले में कहीं फेल्यूर रही होगी, वो भी एक बड़ा बिल्कुल ये एक बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो कोशिश ये हो रही है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। सर समय नहीं है, इसलिए रोक रहा हूं माफी के साथ, आपको समय नहीं दे पाऊंगा मैं, आपको भी सनवर पटेल जी सॉरी। और समय इतना ही, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस डिबेट में। अब देखना है कि जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएगी। हालांकि चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, ऐसे में अभी लोग घरों में रहें, सावधान रहें, कोविड से बचे, डेंगू से बचे, बीमारी अभी भी लगातार बढ़ रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।